Second topic, second subtopic of this chapter, rise of nationalism in Europe, is Napoleon. फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, और जो नेपोलियन हैं वो पावर में आ रहे हैं 1799 आफ्टर approximately 10 or 11 years after French Revolution. Napoleon ruled France from 1799 to 1815, 1799 से लेके 1815 तक, अप्रोक्सीमेटली 16 years. 1799 में नेपोलियन गेन एब्सोल्यूट पावर्स. एब्सोल्यूट पावर्स का मतलब है कंप्लीट कंट्रोल ओवर फ्रांस, मीन्स मेन सोर्स, मेन सेंटर ऑफ पावर नेपोलियन बन चुका था. तो नेपोलियन गेन्ड एब्सोल्यूट पावर्स इन 1799 बाय बिकमिंग द फर्स्ट कंसुल. फर्स्ट कंसुल ये बने. कंसुल जनरली मीन्स राजदूत या राजा बोल सकते हैं. वहां पे इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स, कुछ आप बोल सकते हैं रूल्स इन्होंने वहां पे एनफोर्स किया, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड. इस कोड्स के, इन रिफॉर्म्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी थे और नेगेटिव, दोनों थे. पहला जो यहां पर कंसेप्ट आ रहा है, जैसे ये रिफॉर्म्स है, इनको सोशल रिफॉर्म्स भी बोल सकते हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी इसमें थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी इसमें थे, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इन्होंने इंपोज की थी, कुछ कंपल्शन भी इन्होंने इंपोज किए थे. First reform, Napoleon did away with privileges based on birth. जैसे हमने बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा कि सोसाइटी को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ था. कलर्जी था, नोबिलिटी था, मिडिल क्लास था. यानी कलर्जी और नोबिलिटी के पास बाय बर्थ प्रिविलेजेस थे. उन प्रिविलेजेस को, यानी जो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ था, उनको उन्होंने एबॉलिश कर दिया, रिमूव कर दिया. ठीक है, तो ये किस में आ रहा है, सोशल रिफॉर्म में. सोसाइटी को वो इक्वालिटी पे लेके जा रहे हैं, इक्वली ट्रीट करना चाह रहे हैं. प्रोमोटेड इक्वालिटी एंड सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी. जो राइट टू प्रॉपर्टी आ रहा है, ठीक है, प्रोमोटेड इक्वालिटी, ये जो कंसेप्ट आ रही है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग. सोशल रिफॉर्म्स भी हम बोल सकते हैं, मिक्स कंसेप्ट है. थर्ड जो सिविल कोड इनका है, इन्होंने एबॉलिश किया, एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम एक्चुअली एक सिस्टम था यूरोप में, जिसमें जो पीजेंट्स हैं वो लैंडलॉर्ड्स की लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहा है, और इन रिटर्न वो उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एज ए सिक्योरिटी और एज ए सम अदर हेल्थ. ठीक है, यानी कुछ ना कुछ रिटर्न में उसको वो सर्विस देगा. ठीक है, पेमेंट भी कर सकता है, और एज ए सिक्योरिटी मैन भी वो उसका उसकी जो सिक्योरिटी फोर्स है उसमें वो रिक्रूट हो सकता है. तो एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम. अब ऐसे पीजेंट्स जो लैंडलॉर्ड से, रिच पीपल से लोन पे पैसा लेते थे, ठीक है, और वो उनका लोन चुका नहीं पाते थे, रिटर्न नहीं कर पाते थे, तो वो फिर उनके दास की फॉर्म में उनकी सेवा करते थे. तो इस सिस्टम को क्या बोला, सर्फडम सिस्टम. फोर्थ इनका जो सिविल कोड है वो रिमूव्ड गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस. गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस एक्चुअल में यूनियन बना हुआ था ट्रेडर्स का. ठीक है, उनके अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस था. मेनली जो ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस है रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी और ट्रेड एक्टिविटी. ठीक है, उन रिस्ट्रिक्शंस को इन्होंने रिमूव किया टू हास्टन और इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, और इंक्रीज ट्रेड एक्टिविटी और बिजनेस एक्टिविटी, एंड इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में इन्होंने इंप्रूवमेंट किया. अभी तक जो हमने 4 रूल्स और रिफॉर्म्स स्टडी किए, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट शो कर रहा है. जो लास्ट है, इट टुक अवे पॉलिटिकल फ्रीडम. पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों से ले ली गई, नेगेटिव एस्पेक्ट है. इंक्रीज्ड टैक्सेज इंक्रीज कर दिए गए. ठीक है, इम्पोज्ड सेंसरशिप. जो पब्लिकेशन है, न्यूज़पेपर है, ठीक है, या पैम्फलेट है, तो उस पर सेंसरशिप लगा दी गई है कि अब आप नेपोलियन के अगेंस्ट कुछ भी लिख या बोल नहीं सकते. फोर्स पीपल टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी. लोगों पे कंपल्शन था, उनको फोर्सफुली नेपोलियन आर्मी में, फ्रेंच आर्मी में रिक्रूट किया गया. ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट था. डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन. अब कंसेप्ट आ रहा है कि नेपोलियन किस तरीके से अपने शासन को लूज कर रहा है.
ठीक है, उसको खो रहा है। डाउनफॉल की हम बात करें 1813, हमने देखा कि 1799 से 1815 तक वो वहां का कंट्रोलर रहा, एब्सोल्यूट पावर उसके पास थी, फर्स्ट कंसोल उसका बना फ्रांस का। 1813 से 1814 तक इस ड्यूरेशन में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशिया एंड रशिया, ये 4 कंट्री इकट्ठे हुए, उन्होंने एक कोलिशन बनाया, फॉर्म्ड ए कोलिशन अगेंस्ट नेपोलियन। यानी एक इन्होंने ग्रुप बना लिया 4 कंट्री ने। कौन कौन सी कंट्री थी? इंग्लैंड, ठीक है, उस वक्त इंग्लैंड एक कंट्री थी, ऑस्ट्रिया, प्रशिया जिसको आज हम ईरान बोलते हैं, और रशिया। इन चारों देशों ने कंबाइन होकर एक कोलिशन बनाया, ग्रुप बनाया, जिसने काम किसके अगेंस्ट करना था? नेपोलियन के। नेपोलियन रिक्रूटेड ए न्यू आर्मी, उसने नई आर्मी अभी रिक्रूट की थी, यंग इंडिविजुअल्स उसमें थे सोल्जर, एंड वन सम विक्ट्री, जो कुछ विक्ट्री उन्होंने जीती थी। बट इन अक्टूबर 1813 ही वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ लिप्चिक। लिप्चिक की बैटल में वो अक्टूबर 1813 में हार गया, डिफीटेड हुआ, ठीक है। ही वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1813, और अप्रैल 1813 में, ठीक है, वो अरेस्ट होता है एंड सेंट टू एल्बा, ठीक है। अप्रैल 1813 नहीं आएगा, 1814 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है, इन 1815 में, जब वो उसका लास्ट ईयर है, ठीक है, नेपोलियन रिटर्न फ्रॉम एल्बा, वो एल्बा से रिटर्न आता, वापिस आता है, एंड रूल्ड फ्रांस फॉर 100 डेज, और 100 डेज के लिए फ्रांस पे दोबारा रूल करता। और इन जून 1815 और जून 1815 में ही वाज फाइनली डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू एंड सेंट एज ए प्रिजनर टू सेंट हेलेना, ठीक है। और जून 1815 में उसको सेंट हेलेना में एज ए प्रिजनर भेज दिया जाता। यानी 1815 तक उसने फ्रांस के ऊपर कंसुल की फॉर्म में राज किया। कुछ रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करते हो, ज्यादा उसने पॉजिटिव काम किया, और एक लास्ट पे जो सिविल कोड आ रहा है यहाँ पे, वो नेगेटिव चला गया, ठीक है। तो दोनों एस्पेक्ट्स इसमें डील हुए हैं। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट था नेपोलियन के रिगार्डिंग। जो थर्ड टॉपिक हमारा है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में किस तरीके से नेशनलिज्म को बनाया गया, इस थॉट को और मजबूत किया गया लोगों के माइंड में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, नो नेशन स्टेट्स वर इन यूरोप, ठीक है। यूरोप एक पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया था, वहां पे कोई नेशन स्टेट्स नहीं थे, ऑलरेडी देश बने नहीं हुए थे। तो नो नेशन स्टेट्स वर इन यूरोप बिकॉज ऑफ नॉट कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे एरिया थे, ठीक है, और उनका सबका कल्चर भी अलग था, ठीक है, उनकी जो लैंग्वेज थी वो भी डिफरेंट थी, उनकी आइडेंटिटी भी कॉमन नहीं थी। पीपल रिसाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, मेनली लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे, लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंसेस थे। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया जा रहा है, हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, जो हाफ पॉपुलेशन है हंगरी की, वो मैग्यार लैंग्वेज को बोल रही थी, जो दूसरी हाफ थी, ठीक है, वो वैरायटी ऑफ डायलेक्ट, जो उनके लोकल लैंग्वेज थी उनको बोलती थी, ठीक है। और गैलिसिया में जो पीपल थे वो पोलिश लैंग्वेज को बोलते थे। यानी लैंग्वेज के बेसिस पे वहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस था, इस वजह से वहां पे नेशन स्टेट एस्टैब्लिश स्टार्टिंग में नहीं हुए थे। फोर्थ जो सब टॉपिक हमारा है वो है अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अरिस्टोक्रेसी को आप रिच क्लास बोल सकते हैं, लैंडलॉर्ड्स इसमें रहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लेंगे, अरिस्टोक्रेसी मींस लैंड ऑइंग क्लास। जो लैंड ऑइंग क्लास है, जिनके पास बहुत बड़े लेवल पे लैंड है, उनको हम क्या बोलते हैं? अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। और मेनली ये कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? स्पोक फ्रेंच, कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज के थ्रू ये एक दूसरी फैमिली से जुड़े हुए थे। इनकी जो मेन लैंग्वेज थी बोलने की वो फ्रेंच लैंग्वेज थी, और न्यूमेरिकली ये स्मॉल ग्रुप, बट इनका जो नंबर था पॉपुलेशन का वो एक बहुत छोटा था। पिजेंट्री की बात करते हैं, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी यूरोप में वो पिजेंट्री थी, ठीक है, छोटे किसान थे। मिडिल क्लास की हम बात करते हैं, न्यू सोशल ग्रुप ये इमर्ज हो रहा था विद द ग्रोथ ऑफ टाउन, ठीक है, एंड एमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेज। मिडिल क्लास में आप बोल सकते हैं एजुकेटेड है, बिजनेस कम्युनिटी है, ट्रेडर कम्युनिटी है। एक तरीके से ये न्यू क्लास, जो स्टार्टिंग में हम दो बोल सकते हैं, अरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्स, ठीक है, ये न्यू क्लास वहां पे डेवलप हो रही थी यूरोप में, जिसने अल्टीमेटली जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को है, ठीक है, अडॉप्ट किया और वहां पर उसको प्रोपेगेट किया। एजुकेटेड क्लास थी वेयर आइडियाज ऑफ नेशनलिटी गेट पॉपुलैरिटी, और इसी क्लास में जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है सबसे ज्यादा उसने ग्रोथ किया। फिफ्थ जो सब हेडिंग है वो है लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल मीन्स फ्रीडम। लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री,
लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं तो इक्वलिटी बिफोर द इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी बराबर रहेंगे। ठीक है, और इंडिविजुअल फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि लोगों को आजादी दी जा रही है। पॉलिटिकल स्फेयर में इसकी हम बात करेंगे किस तरीके का लिबरल नेशनलिज्म डेवलप हुआ, इकोनॉमिक स्फेयर में कैसे हुआ है। ठीक है, और ज्वेलरी में। तो पहला हम पॉलिटिकल स्फेयर ले रहे हैं इसमें। इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो ये लिबरलिज्म जो है ये क्या कह रहा है कि जो गवर्नमेंट बने वो लोगों की कंसेंट से बने, लोगों की उसमें सहभागिता होनी चाहिए, लोगों की उसमें इच्छा पूछी जानी चाहिए। ठीक है, तो इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। सेकंड पॉलिटिकल स्फेयर का जो पॉइंट है, द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी को समाप्त कर देना। ठीक है, एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस, जो चर्च रिलेटेड पीपल थे उनको जो प्रिविलेजेस दिए गए थे उनको भी समाप्त करना। ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन उसको कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट की एक्टिविटी को। ठीक है, और पार्ली जो रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, वो इलेक्शन के थ्रू इलेक्टेड हो और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पर हो। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे पॉलिटिकल स्फेयर की बात कर रहा है। इकोनॉमिक स्फेयर की बात करते हैं। लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मार्केट्स की आजादी। ठीक है, एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन की हम बात कर रहे थे, हाई टैक्सेज की हम बात कर रहे थे। ठीक है, इम्प्रॉपर वेट और मेजर्स की हम बात कर रहे थे, इन सभी को वहां से हटाने की बात की जा रही है, यानी वहां पर लिबरल नेशनलिज्म इकोनॉमिक स्फेयर पर भी एप्लीकेबल है। जोल्वरियन जो एक कस्टम यूनियन था, ठीक है, ग्रुप बोल सकते हैं, एबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, जो कर लग रहे थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे, ठीक है, टैरिफ बैरियर को रिमूव करना था। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज टू 2, जो डिफरेंट टाइप के अलग अलग एरिया में करेंसी थी उनको रिड्यूस करके 2 फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। एंड प्रमोटेड ए नेटवर्क ऑफ रेलवे टू स्टिमुलेट मोबिलिटी, रेलवे को वहां पे सपोर्ट किया गया। सिक्स्थ जो सब टॉपिक है इस चैप्टर का वो है ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी आफ्टर डिफीट ऑफ नेपोलियन। कंजर्वेटिज्म, अब कंजर्वेटिव सोच, ओल्ड जो मेंटेलिटी है, ओल्ड इंस्टीट्यूशंस जो चले आ रहे थे, ऑटोक्रेसी का जो कंसेप्ट चला रहा था, जो सोसाइटी डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड थी, उसी को ये क्या करना चाह रहे थे, सपोर्ट करना चाह रहे थे। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब है क्या? कंजर्वेटिज्म मीन्स बिलीव्ड दैट एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट, जो स्टेट के एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हुए हैं, एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व्ड, उनको वैसे का वैसे रहने दिया जाना चाहिए। जैसे कलर्जी है, ऑटोक्रेसी है, नोबिलिटी है, वो ग्रुप वैसे का वैसा बना रहे। विद द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, जो नेपोलियन ने चेंजेस को इनिशिएट किया है उसमें से भी उन्होंने कुछ को अडॉप्ट किया। तो यहाँ पे जो ये न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 है, तो इसमें ट्रीटी ऑफ वेना 1815, जो ये 4 कंट्री थी जिन्होंने कॉलिशन फॉर्म किया था, ऑस्ट्रिया था, इंग्लैंड था, रशिया था, प्रशिया था, इन्होंने एक ट्रीटी ऑफ वेना यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। इन्होंने जो फर्स्ट कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे, इसमें ट्रीटी ऑफ वेना में बोरबोन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। ठीक है, नेपोलियन के जाने के बाद फिर दोबारा ये ऑटोक्रेसी को लेके आ रहे हैं। ठीक है, बोरबोन डायनेस्टी की फॉर्म में। सेकंड जो स्टेप था इसमें, पॉइंट था जो ट्रीटी ऑफ वेना का था, ए सीरीज ऑफ स्टेट्स क्रिएटेड ऑन द फ्रेंच बाउंड्री, फ्रेंच बाउंड्री पे नंबर ऑफ नेशंस को एस्टेब्लिश किया, ताकि अब दोबारा से फ्रेंच अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन ना करे फ्यूचर में। ठीक है, उनकी लिमिट, उनकी जो बाउंड्री है उसको लिमिट कर दिया गया। थर्ड यहाँ पर है जर्मन कन्फेडरेशन वाज लेफ्ट अनटच्ड, जो जर्मन कन्फेडरेशन था उसको अनटच्ड किया। ठीक है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। फोर्थ है ए मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्चीज, जो मेन इंटेंशन था ये मोनार्चीज को दोबारा रिस्टोर किया इन्होंने, दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जो नेपोलियन ने ओवरथ्रो कर दी थी। यानी ये पॉलिटिकल इक्वालिटी के अगेंस्ट हो गए थे, यानी ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे। सेवेंथ जो सब टॉपिक है वो है रिवोल्यूशनरीज। रिवोल्यूशनरीज का जो आइडिया था वो कंजर्वेटिव्स के बिल्कुल अगेंस्ट था, बिल्कुल उनके कंट्रास्ट में था। एक कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चियल फॉर्म, जो रिवोल्यूशनरीज थे वो मोनार्चियल फॉर्म्स के बिल्कुल अगेंस्ट थे। दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस, वियना ट्रीटी के बाद ये एस्टैब्लिश कर दिया था मोनार्चीज। ठीक है, और रिवोल्यूशनरी उनके अगेंस्ट खड़े हो गए, एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, क्योंकि मोनार्ची में आप फ्रीडम और लिबर्टी की बात नहीं कर सकते।
ठीक है, वहां कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक ये कंसेप्ट नहीं होता किसमें, कंजर्वेटिव और मोनार्ची सिस्टम में। तो यहाँ पर एक पर्सनैलिटी डेवलप हो रहा है, जीयूज पीपी मार्चिनी। इनका जन्म हुआ था जिनोवा में, ठीक है, 1807 में, ठीक है। ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी, ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी के ये मेंबर थे, से सीक्रेट एजेंसी होती हैं, ठीक है, खुफिया एजेंसी जिसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आ रहा है, बिलीव्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इनटू रिपब्लिक, ये इटली को एज ए रिपब्लिक यूनिफाई करना चाह रहे थे। फाउंडेड यंग इटली इन मॉर्सलिज, ठीक है, इन्होंने यंग इटली नेम का एक एसोसिएशन फॉर्म किया मॉर्सलिज में, और यंग यूरोप नेम का एसोसिएशन इन्होंने बर्ली में इस्टेब्लिश किया। जीयूज पिपिनी गैरीबेल्डी, जो ये इंडिविजुअल थे, ठीक है, ये जीयूज पीपी मैजनी से नेक्स्ट इनका जो ड्यूरेशन आ रहा है वो 1807 to 82। द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर्स, सेम नेम, जीयूज पीपी माजनी एंड जीयूज पीपी गैरीबेल्डी, ठीक है, एक ही इंडिविजुअल का नेम है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर केम फ्रॉम ए फैमिली एंगेज्ड इन ए कोस्टल ट्रेड। मेनली जो इनकी फैमिली थी वो कोस्टल ट्रेड में, यानी शिप के थ्रू जो ट्रेड हो रहा था उसमें एंगेज थे, और वाज ए सेलर इन द मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी में ये एक सेलर थे, ठीक है। 1833 में ज्वाइंड द यंग इटली मूवमेंट एंड पार्टिसिपेटेड इन ए रिपब्लिकन अपराइजिंग। 1834 में द अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड एंड गैरीबेल्डी हैड टू फ्ली टू साउथ अमेरिका। 1833 में इन्होंने यंग इटली मूवमेंट को ज्वाइन किया, और 1834 में इनको साउथ अमेरिका भागना पड़ा, ठीक है, क्योंकि अपराइजिंग जो एक्टिविटी चल रही थी उसको सप्रेस किया जा रहा था। 1860 में गैरीबेल्डी लेड द फेमस एक्सपीडिशन, इन्होंने एक बहुत फेमस अभियान, एक्सपीडिशन मीन्स होता है एक अभियान, मूवमेंट, ठीक है, लेड किया, उनका नेतृत्व किया, थाउजेंड्स थे इसमें इंडिविजुअल्स, टू साउथ इटली, क्योंकि इटली को एज ए रिपब्लिकन स्टेट की फॉर्म में देखना चाह रहे, तो इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की, अभियान स्टार्ट किया, और बहुत बड़ी संख्या में इनके साथ लोग साउथ इटली में मूव किए गए। जो फ्रेश वॉलंटियर्स थे केप्ट ज्वाइनिंग थ्रू द कोर्स ऑफ द कैंपेन के थ्रू जो फ्रेश वॉलंटियर्स थे, ठीक है, वो उनके साथ जुड़ते चले गए, टिल देयर नंबर ग्रू टू अबाउट 30,000, यानी 30,000 लोग इनके साथ जुड़ चुके थे। दे वर पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट्स, और जनरली इनको क्या बोलते थे, रेड शर्ट्स। 1867 में गैरीबेल्डी लेड एन आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स टू रोम, ठीक है, इन्होंने एक आर्मी स्टैब्लिश कर दी अपने वॉलंटियर्स के साथ, और 1867 में जब इनकी एज 60 इयर्स थी तो इन्होंने रोम पे अटैक किया टू फाइट द लास्ट ऑब्स्टेकल टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, द पैपल स्टेट्स वेयर ए फ्रेंच गैरिसन वाज स्टेशन्ड, जहां पर फ्रेंच सेना रुकी हुई थी, ठीक है, पैपल स्टेट्स में, वहां पर इन्होंने अटैक किया, और अल्टीमेटली वहां पर इटली का यूनिफिकेशन हुआ, इटली एस्टैब्लिश हुआ। 8th जो यहां पर सब टॉपिक है, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, 1830 से लेके 1848 तक, 48 तक। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा, क्योंकि 1815 में नेपोलियन डिफीट हो चुका था, जुलाई 1830 में बोरबोन किंग्स ऑफ फ्रांस वर ओवरथ्रोन, ठीक है, क्योंकि जो बोरबोन किंग्स था वो मोनार्ची सिस्टम पे था, और कंजर्वेटिज्म ने उसको सपोर्ट किया था, ठीक है, यानी 50 इयर्स के बाद, ठीक है, उसको वहां से ओवरथ्रो कर दिया गया, एंड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची वाज एस्टैब्लिश। मोनार्चियल सिस्टम रहा, बट एक वर्ड वहां पर ऐड हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी अब जो उसकी पावर है, उसकी गवर्नेंस की लिमिटेशन फिक्स कर दी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया, ठीक है, किस ड्यूरेशन में, 1832 1848। ग्रीस विच हैड बीन ए पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर, कभी ग्रीस ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, ठीक है, सिंस द 15th सेंचुरी से, अब उसने भी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 1832 में ये ट्रीटी हुई, जिसका नाम क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, वो ओटोमन एम्पायर से सेपरेट होके एज ए इंडिपेंडेंट नेशन एस्टैब्लिश हो गया एज ऑफ रिवॉल्यूशन में। 9th टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग।